हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71, ज्यादा हवा में मत उड़ना। ओबरॉय पैलेस। धुन की हैरानी से स्वरांश की तरफ देख रही थी, जो उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कब कहा कि पीरियड्स में बीवी के साथ रोमांस नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको नहीं लगता, मिस्टर शाय, आजकल आप कुछ ज्यादा ही रोमांस करने लगे हैं। मतलब, जब कोई ऑफिस से आता है, तो थका हारा हुआ होता है। उसे रेस्ट की जरूरत होती है, ब्लैक कॉफी की जरूरत होती है, एक शॉवर लेने की जरूरत होती है। लेकिन आपको जरूरत किसी और चीज की हो रही है। उसकी बात सुनकर स्वरांश बड़ी ही हसरत भरी आवाज में बोला, अब तो तुम ही मेरी हर जरूरत और तुम ही मेरी हर ख्वाहिश हो। उसकी इस बात पर धुनकी हंसने लगी और उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए बोली, बस कीजिए। सच में, आप ना फ्लर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये बोलते हुए वो उससे थोड़ा अलग हुई। अगले ही पल स्वरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दोबारा उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम जानती हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। धुनकी मुस्कुराए और बोली, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये वक्त प्यार जताने का नहीं है, मिस्टर शाय, क्योंकि फिलहाल मुझे नीचे जाना है, किचन में डिनर के इंस्ट्रक्शन देने हैं, आज का मेनू फाइनल करना है। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए और आप जल्दी से शावर ले लीजिए। तब तक मैं आपके कपड़े भी निकाल देती हूँ। ये बोलकर अब वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। स्वरांश मुंह बनाते हुए बोला, मैं तो मोस्ट रोमांटिक हूँ, लेकिन तुम सच में बहुत बोरिंग बीवी हो। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, और धुनकी अब एक बार फिर से हंसने लगी थी। उसने जल्दी से स्वरांश के लिए टी शर्ट और लोअर निकाला और फिर खुद रूम से बाहर चली गई। वो नीचे किचन में आए और जाकर डिनर की प्रिपरेशन करवाने लगी। आधा पौना घंटा उसका इसी में बीत गया, और इतने में ही सब लोग डिनर के लिए भी आने लगे। स्वरित भी वसुंधरा जी और वेदिका के साथ डाइनिंग टेबल पर था और धनंजय जी भी वहां पर मौजूद थे। अब स्वरांश भी अपने रूम से आया और उसके पीछे पीछे अन्वी भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने एक नजर स्वरित की तरफ देखा। उसे देखते हुए अन्वी को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ ज्यादा शो नहीं होने दिया। कुछ ही देर में धुनकी किचन से बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करवाने लगी। वो अन्वी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे रूम में जाऊं, लेकिन तुम खुद ही आ गईं। बहुत अच्छा किया। ये बोलते हुए उसने अन्वी को खुद से डिनर सर्व किया और फिर स्वरांश के पास आकर बैठ गई। स्वरांश उसकी तरफ ही देख रहा था। जैसे ही धुनकी उसके पास आकर बैठी, उसने तुरंत नीचे से धुनकी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे शरारती नजरों से देखने लगा। धुनकी की आंखें बड़ी हो गईं। वो दोनों जब भी डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि स्वरांश उसे नॉर्मली खाना खाने दे। वो कुछ न कुछ हरकतें करता ही रहता था, और अब तो धुनकी को उसकी आदत हो गई थी। धनंजय जी स्वरांश की तरफ देखते हुए बोले, तो कल तुम्हारा और धुनकी का रिसेप्शन है। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, जी दादाजी। धनंजय जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों को देखकर अब हमें लगता है कि हमारा हर एक ख्वाब पूरा हो गया। बस तुम दोनों यूं ही हमेशा खुश रहो। उनकी बातें सुनते हुए स्वरांश और धुनकी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वसुंधरा जी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वहीं स्वरित की नजरें धुनकी के चेहरे पर थीं। वो मन ही मन बोल रहा था, जितना खुश होना है आज हो लो, कल ऐसी बर्बादी लाऊंगा मैं तुम दोनों की जिंदगी में कि तुम दोनों एक साथ रहना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। बस आज की रात तुम दोनों को जितना खुश होना है, हो जाओ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो सबके बीच बैठा है, उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कुछ ही देर में सबका डिनर फिनिश हुआ और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। स्वरित अपने रूम में आया और आते ही उसकी नजर उसके फोन पर गई, जो बेड पर रखा हुआ बज रहा था।
फोन रितेश का था। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से रितेश की आवाज आई, सर, आपने मुझे बताया नहीं कि आज के लिए अरेंजमेंट करना है या नहीं। मेरा मतलब है, आज आप होटल आएंगे या नहीं। स्वरित चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, नहीं, आज के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे जो चाहिए वो मैं कल हर हाल में हासिल करूंगा। उसके बाद ही अब मुझे किसी और की जरूरत होगी। मुझे बस अब कल का इंतजार है। उसकी बात सुनकर रितेश कुछ कहता, उससे पहले ही स्वरित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो आराम से बेड पर लेटा और कल के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ धुनकी और स्वरांश दोनों बाहर गार्डन एरिया में थे। धुनकी नीचे घास पर बैठी थी और स्वरांश ने उसकी गोदी में अपना सिर रखा हुआ था। धुनकी उसके बालों को हल्के हल्के सहला रही थी। स्वरांश ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जहां पर तारे चमक रहे थे। लेकिन अचानक ही उसने धुनकी की तरफ देखा और बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ, कोई ऐसी बात जो शायद तुम्हारा दिल दुखाए, या फिर मैंने किसी वजह से तुमसे कोई बात छुपाई हो, तो क्या तुम मुझे माफ करोगी, या फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसकी बात सुनकर धुनकी भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो झट से बोली, कभी भी नहीं मिस्टर शाई, मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। अगर आपने कोई बात मुझसे छुपाई भी होगी तो शायद उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। मैं पहले वो रीजन जानना चाहूंगी। और अगर कुछ ऐसा हुआ भी जिससे मुझे हर्ट हुआ, तो इट्स ओके ना मिस्टर शाई। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना ही तो लाइफ होती है। और अब मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ मिस्टर शाई। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ स्वरांश के गाल पर रख दिया। स्वरांश बस यही सोच रहा था कि वो शादी से पहले वाली रात का सच धुनकी को बता दे। वो उसे कह दे कि उस दिन उसके साथ स्वरित नहीं, बल्कि वो खुद था, और वो भी पूरे होशो हवास में। लेकिन तभी अचानक से धुनकी की आंखों से एक आंसू स्वरांश के चेहरे पर गिरा और वो बिल्कुल खामोश हो गया। अब वो चाहकर भी धुनकी को वो बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वहीं धुनकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बताए मिस्टर शाय, आप क्या कहना चाहते हैं। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही मजे ले रहा था तुम्हारे। लेकिन तुम तो रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफी इतनी छोटे दिल की है। ये बोलते हुए वो उसके आंसू साफ कर रहा था। धुनकी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आपने मुझे डरा दिया था मिस्टर शाई। भला कोई ऐसा मजाक करता है क्या। ये बोलते हुए वो अभी भी गुस्से से देख रही थी। अचानक ही स्वरांश ऊपर की तरफ उठा और फिर उसके चेहरे पर झुकने लगा। तो धुन के पीछे की तरफ सरकने लगी और धीरे धीरे वो नीचे घास पर पूरी तरह से लेट गई। स्वरांश उसके ऊपर झुक गया। धुनकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कोई आ जाएगा मिस्टर शाई। एक तो ये जो गार्डन में आप रोमांस करते हैं ना, सच में मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपके अंदर इतना रोमांस आता कहाँ से है। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो मैंने तुम्हें अपना रोमांटिक अंदाज दिखाया ही नहीं। एक बार तुम्हारे ये पीरियड्स खत्म हो जाएं, उसके बाद मैं अपना रोमांस तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर धुनकी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। स्वरांश उसके गर्दन पर झुका। धुनकी उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज अंदर चलिए ना मिस्टर शाई। उसकी बात पर स्वरांश ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सीढ़ियां चढ़कर स्वरांश अब धुनकी को लेकर अपने रूम में आ गया था। उसे बेड पर लिटाकर वो खुद भी उसके साथ ही लेट गया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट लिया और कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे, बिना ये जाने कि कल का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। सुबह का वक्त। स्वरांश आज ऑफिस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट काम था। इसीलिए वो जल्दी ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। धुनकी शाम की तैयारी में लगी हुई थी। उसका आउटफिट आ चुका था और मेकअप आर्टिस्ट से भी उसने बात कर ली थी।
फिलहाल वो अपने आउटफिट की तरफ देख ही रही थी कि तभी वेदिका ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ। वेदिका अंदर की तरफ आए और बोली, बहुत गुरूर में हो ना आजकल तुम। महंगी महंगी ड्रेसेस पहन रही हो, लेकिन ज्यादा हवा में मत उड़ना, क्योंकि कब तुम पूरी तरह से नोचकर सीधा जमीन पर गिरा दी जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर धुनकी शॉक्ड हुई, क्योंकि ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। वो वेदिका की तरफ देखते हुए बोली, देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं न तुम्हें जलील करना चाहती हूँ और न ही तुमसे ये फालतू की बकवास सुनना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वेदिका दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं। कल बहुत खुश हो रही थी ना तुम, जब स्वरांश ने मुझे ड्रेस नहीं लेकर दी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी खुशी बरकरार रहने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे ड्रेस नहीं मिली, तो मैं तुम्हें भी ये ड्रेस नहीं पहनने दूंगी। ये बोलकर अचानक ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पेंटिंग कलर की बोतल ड्रेस पर उंडेल दी। सारा कलर उस ड्रेस पर बिखर गया और धुनकी दंग रह गई। उसने तुरंत अपनी ड्रेस को उठाया और बोली, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? ये बोलते हुए वो अपनी ड्रेस की तरफ देख रही थी, जो पूरी खराब हो चुकी थी। अब उसकी गुस्से भरी नजरें वेदिका की तरफ उठ चुकी थी, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। एपिसोड 72, इससे छीनूंगा तो मैं, वो भी इसका सब कुछ। ओबरॉय पैलेस में धुनकी गुस्से से वेदिका की तरफ देख रही थी, जिसने उसकी सारी ड्रेस खराब कर दी थी। धुनकी को इस वक्त वेदिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि उसका मन कर रहा था कि वो वेदिका का मुंह तोड़ दे। लेकिन फिलहाल वो पार्टी की वजह से ऐसा नहीं कर सकती थी, पर उसने एक जोरदार थप्पड़ जरूर वेदिका के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, और वेदिका जोर से चिल्लाए, हाउ डेयर यू। धुनकी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जिस तरह की हरकत तुमने की है ना, उसके बाद एक थप्पड़ नहीं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं थप्पड़ों से तुम्हारा पूरा चेहरा लाल नीला कर दूं। जिस तरह से तुमने मेरी ड्रेस की हालत खराब की है, वैसे ही मैं तुम्हारा पूरा चेहरा बिगाड़ दूं। लेकिन फिलहाल मैं तुम पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। ये बोलते हुए वो चुप हो गई और उसने वेदिका की कलाई को कसकर पकड़ लिया। लगभग घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर आए और जोर से धक्का देकर गुस्से से बोली, एक बार ये आज की पार्टी हो जाए, उसके बाद मैं मिस्टर शाई से कहूंगी कि वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दें। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। वेदिका बेशर्मी से हंसते हुए बोली, तुम चाहकर भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि स्वरित से मेरी शादी होने वाली है। फिर इस घर पर तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा हक होगा। अभी वो बोल ही रही थी कि धुनकी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर ओबरॉय इस वेदिका से शादी कैसे कर सकते हैं। ये जानते हुए भी कि ये कितनी चालाक और घटिया है, उन्होंने इससे शादी के लिए हाँ कैसे कह दी। उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। अब उसने अपनी ड्रेस की तरफ देखा, जो बेड पर रखी हुई थी और जिस पर पूरा पेंट गिरा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने पहले भी एक बार ऐसी ही ड्रेस ठीक की थी, जो इसी तरह पेंट से खराब हो गई थी, और वो ड्रेस किसी और की नहीं, बल्कि प्रियांशी की थी। अब उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। 2 घंटे बाद धुनकी बेड पर बैठी थी और उसके सामने वही ड्रेस रखी हुई थी, जो उसे आज की रिसेप्शन पार्टी में पहननी थी। वेदिका ने उस ड्रेस की जो हालत की थी, उसे देखकर धुनकी को रोना आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने ड्रेस को पूरी तरह ठीक कर दिया था। अब ड्रेस को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस पर कभी कोई पेंट गिरा था, बल्कि अब तो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अगर आज मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाती ना, मिस्टर शाई, तो मुझे बहुत बुरा लगता। पहली बार आपने मुझे इस तरह से कोई ड्रेस खरीद कर दी है, और वो भी हमारे इतने खास दिन पर।
लेकिन अब मैं ये ड्रेस पहनूंगी और सिर्फ आपके लिए पहनूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सुकून के साथ साथ स्वरांश के लिए बेइंतहा प्यार भी झलक रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। धुनकी को लगा कि कहीं फिर से वेदिका तो नहीं आ गई। ये सोचकर उसका मन दरवाजा खोलने का नहीं कर रहा था। लेकिन जब दरवाजे पर 2-3 बार फिर से नॉक हुआ तो वो दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने वेदिका नहीं, बल्कि वो मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी, जो उसे तैयार करने के लिए आई थी। धुनकी उस मेकअप आर्टिस्ट को अंदर लेकर आई और उन्होंने उसका मेकअप करना शुरू कर दिया। पहले उसका मेकअप किया जा रहा था और उसके बाद वो ड्रेस पहनने वाली थी। धुनकी के हाथ में उसका फोन था और वो स्वरांश को फोन करने का सोच रही थी, क्योंकि पार्टी शुरू होने में अब बहुत कम वक्त बचा था। जैसे ही उसका मेकअप खत्म हुआ और उसने वो ड्रेस पहनी और जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आज वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, हमने आज तक बहुत लोगों का मेकअप किया है, मैम। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे मेकअप पर भी 4 चांद लगा दिए हों। सच में, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। धुनकी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और एक बार फिर खुद को आईने में देखने लगी। तभी दरवाजे पर किसी के खराशने की आवाज आई। वो कोई और नहीं, बल्कि स्वरांश ही था। स्वरांश को वहां महसूस कर ही धुनकी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखा, तो वे तुरंत अपना चेहरा झुकाकर वहां से बाहर चली गईं। स्वरांश उनके जाने के बाद अंदर आया। अंदर आते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया था। धुनकी का दिल इस वक्त इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसका शोर शायद बाहर तक सुनाई दे रहा था। वो नजरें इधर उधर चुराने लगी और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ये बोलकर अभी वो क्लोजेट की तरफ जा ही रही थी कि स्वरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। धुनकी के हाथ सीधे स्वरांश के सीने पर आ गए। वो इंटेंस नजरों से उसे देखने लगी। स्वरांश की नजरें तो पहले से ही उस पर बेहद इंटेंस थीं। उसने धुनकी की कमर पर अपना हाथ रखा और बेहद गहरी आवाज में बोला, तुम्हें पता है, पूरे आसमान में जलने की स्मेल फैली हुई है। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। स्वरांश मुस्कुराते हुए बोला, चांद जलकर राख हो गया है, क्योंकि उससे भी ज्यादा खूबसूरत आज मेरी बीवी लग रही है। ये कहते हुए स्वरांश की आवाज में धुनकी के लिए प्यार और हसरत दोनों झलक रहे थे। धुनकी ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी से तैयार हो जाए, मिस्टर शाय। पार्टी शुरू हो चुकी होगी। स्वरांश ने गहरी आवाज में कहा, इसी बात की तो तकलीफ है, कमबख्त। आज हमें पार्टी में जाना है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत परेशान करने वाला हूँ। और अब तो तुम्हारे पीरियड्स भी खत्म हो गए, तो अब मुझे खुद को कंट्रोल भी नहीं करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। धुनकी ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोली, आपको कैसे पता? स्वरांश मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारे बारे में इतनी खबर तो मुझे होगी ही। धुनकी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। स्वरांश ने अब उसकी कमर से हाथ हटाया और बोला, अब जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। धुनकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वे दोनों तैयार होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए और फिर बाहर गार्डन एरिया में पहुंचे, जहां पूरा मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि उनकी शादी को काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक मीडिया में इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। आज पहली बार वे दोनों मीडिया के सामने हस्बैंड वाइफ के तौर पर जाने वाले थे। धुनकी को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन स्वरांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। धुनकी ने भी खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। स्वरांश ने मीडिया वालों को हाथ दिखाकर साइड होने का इशारा किया, तो वे तुरंत पीछे हट गए। स्वरांश धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या?
धुनकी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर शाह, एक्चुअली मैंने कभी इन सब चीजों को फेस नहीं किया, तो बस थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। स्वरांश मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम इन सब चीजों की आदत डाल लो क्योंकि बहुत जल्दी ये स्वरांश ओबरॉय पूरे मुंबई पर कब्जा करने वाला है। उसके बाद तो हम जहां भी जाएंगे, ये मीडिया वाले दौड़ते हुए हमारे पीछे आएंगे। धुन की हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब? स्वरांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने डिसीजन ले लिया है, धुन की। अब मैं मुंबई से वापस लंदन कभी नहीं जाऊंगा। आई मीन, अगर बिजनेस के लिए जाना पड़ा, तो जाऊंगा, लेकिन हम दोनों हमेशा इंडिया में ही रहेंगे। और अब ओबरॉय बिजनेस को मैं टेक ओवर करूंगा। धुन की उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। हालांकि उसे इस बात की खुशी हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरित को लेकर उसके दिल में एक शक था, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी, इसलिए उसने कभी इस बारे में स्वरांश से बात नहीं की। लेकिन अब वो सच में स्वरांश के लिए बहुत खुश थी, और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। स्वरांश मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो ओबरॉय कंपनी हमेशा से ही टॉप पर रही है, लेकिन अब इसका लेवल और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है क्योंकि अब स्वरांश ओबरॉय आग लगाने वाला है। धुनकी मुस्कुराकर बोली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर शाय। मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। अगर आप इन सब में खुश हैं, तो मैं आपके साथ खुश हूँ, और अगर आपको कभी लगे कि हमें ये सब छोड़कर लंदन चला जाना चाहिए, तो भी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस आप चाहिए हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर स्वरांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर हल्के से उसके माथे को चूम लिया। उसी वक्त मीडिया वाले उनकी पिक्चर्स लेने लगे। स्वरांश और धुनकी दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। जहां एक तरफ धुनकी और स्वरांश अपनी आने वाली दुनिया के लिए खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्वरित की गहरी नजरें उन दोनों पर थीं। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन था। इस वक्त उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था, और उसकी नजरें धुनकी और स्वरांश से हटकर अब कुछ ही दूरी पर खड़ी अनवी पर जा टिकी, जो फोन पर मुस्कुराते हुए अपने बाबा से बात कर रही थी। उसके बाबा हॉस्पिटल में थे। अभी वे पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वे पार्टी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अनवी से कहा था कि वो पार्टी में जरूर जाए। तभी रितेश स्वरित के पास आया और बोला, सारी तैयारी हो चुकी है, बॉस। स्वरित ने वाइन का गिलास अपने होठों से लगाकर एक ही बार में खत्म कर दिया और फिर बोला, तैयारी तो हो गई है खेल की। अब बस खेल का आखिरी दांव बाकी है। बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है इन दोनों ने अपने फ्यूचर को लेकर। इस स्वरांश को लगता है कि ये मेरे हाथ से ओबरॉय इंडस्ट्री छीन लेगा, लेकिन आज इससे छीनूंगा तो मैं, वो भी इसका सब कुछ। उसके चेहरे पर बेहद डेविल एक्सप्रेशन था। अब उसने रितेश की तरफ देखा और कहा, जाओ, जाकर उसे ड्रिंक देकर आओ। पहले वो मेरे पास आएगी, और फिर उसके पीछे पीछे ये धुनकी, और फिर इन दोनों का खेल मैं अच्छे से खत्म करूंगा। उसकी बात सुनकर रितेश ने सिर हिलाया और तुरंत वहां से अनवी की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 73, प्लीज मुझे बचाओ। स्वरांश, ओबरॉय पैलेस। अनवी अपनी जगह पर खड़ी थी। तभी एक वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अनवी को ड्रिंक ऑफर की। अनवी ने मुस्कुराते हुए वो ड्रिंक ले ली और उसे पीने लगी। उसकी नजरें सामने स्वरांश और धुनकी पर थीं। वे दोनों एक साथ खड़े थे और आपस में ही बिजी थे। लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, और जब उनसे मिलकर चले जाते, तो वे दोनों फिर से आपस में बिजी हो जाते। आज स्वरांश कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था, पर उसकी भी गलती नहीं थी। धुनकी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं अनवी को ऐसा लगा जैसे उसका सिर दर्द होने लगा हो। वो ड्रिंक पीते ही उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और बोली, लगता है मुझे ये ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। मैं एक काम करती हूँ, कुछ वक्त के लिए अंदर चली जाती हूँ। जब थोड़ा बेहतर महसूस होगा, तो वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसे अंदर जाते हुए देखकर रितेश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई।
उसने तुरंत स्वरित को इन्फॉर्म कर दिया कि अन्वी अंदर की तरफ आ रही है। वहीं स्वरित जो अंदर अन्वी के रूम में ही बैठा था, उसके चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। जैसे ही अन्वी अपने रूम में आई, उसने दरवाजा खोला तो उसकी नजर स्वरित पर गई, जो सामने बेड पर आराम से बैठा स्मोक कर रहा था। उसे देखते ही अन्वी की आंखें बड़ी हो गईं। वो अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशा अब उस पर हावी हो रहा था। वो स्वरित की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा रूम है, निकलो यहाँ से। मैंने अभी तक किसी को तुम्हारे बारे में बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्वरित तिरछा मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, और तुम कहाँ हो, क्या नहीं, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि किसी को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। आखिर तुम किसी की लगती ही क्या हो, जो तुम्हारे लिए कोई इतनी लग्जरियस पार्टी से अपना ध्यान हटाएगा। उसकी बातें सुनते ही अन्वी के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, इरादे क्या हैं तुम्हारे? स्वरित डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरे इरादे तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बस आज उन्हीं इरादों को पूरा करना है। ये बोलकर वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। अन्वी ने जब उसे अपने करीब आते देखा, तो वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन स्वरित ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। अन्वी की चीख निकल गई। अगले ही पल स्वरित ने दरवाजा बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वेदिका और वसुंधरा जी बाहर गार्डन एरिया में थी। वेदिका वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, आखिर आप लोगों का प्लान क्या है? और मुझे स्वरित कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जब वो यहाँ पर नहीं है, तो कैसा प्लान और कैसा बदला? मुझे तो लगता है कि आप दोनों सिर्फ बातें कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहाँ पूरी प्रॉपर्टी पर वे दोनों कब्जा करके बैठे हैं, और आप लोग बस पार्टी में ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो। ये बोलते हुए उसने वसुंधरा जी के हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक के ग्लास की तरफ देखा। वसुंधरा जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मैंने जो अपनी जिंदगी में किया है, वो तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वेदिका तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, रहने दीजिए। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कितने पानी में हैं और कितने में नहीं। ये आप मुझे मत बताइए। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे तुम्हें अपना सच बताना ही पड़ेगा। ये बोलकर उन्होंने वेदिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर की तरफ चली गई। वेदिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और बोली, ये क्या कर रही हैं आप? और आप मुझे ऐसे जबरदस्ती अंदर क्यों ले जा रही हैं? लेकिन वसुंधरा जी नहीं रुकी और उसे अपने रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक झटके से उसे छोड़ते हुए बोली, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? तो सुनो, मैं मर्डर कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर वेदिका के होश उड़ गए। उसकी सांस हलक में अटकने लगी थी। वसुंधरा जी चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन लिए बोली, और मर्डर भी पता है किसका? अपनी ही बहन का। तुम्हें क्या लगता है कि स्वरांश की मॉम की डेथ नेचुरल थी? बिल्कुल भी नहीं। उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। वेदिका शॉक्ड रह गई। वसुंधरा जी आगे बोली, बहन थी वो मेरी, और मैं बहुत प्यार करती थी उसे। लेकिन जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझसे उस इंसान से छीन लिया। जब मिस्टर ओबरॉय का रिश्ता मेरे घर आया, तो मुझे लगा कि अब मुझे दुनिया की हर खुशी मिलेगी, लेकिन मेरी अपनी बहन ने वो खुशी मुझसे छीन ली। उसकी शादी मिस्टर ओबरॉय से करवा दी गई, और मेरी शादी एक गरीब इंसान से। लेकिन मैं लेने भी हार नहीं मानी। सही वक्त का इंतजार किया, और जब मौका मिला, तो अपनी बहन को उसकी शादी का सबसे हसीन तोहफा दे दिया, उसी की मौत। बस गलती बस इतनी हो गई कि उस वक्त मैंने स्वरांश को छोड़ दिया। अगर उसे भी खत्म कर दिया होता, तो आज ये पूरा ओबरॉय एम्पायर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे स्वरित का होता। उनकी बातें सुनते हुए वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
वो वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, कितनी घटिया औरत हैं आप। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, जुबान संभाल कर। और मुझे क्या घटिया कह रही हो तुम? तुम कौन सा दूध की धुली हो? तुम्हें भी तो मौका मिले तो तुम धुनकी को नहीं छोड़ोगी, उसे मौत के घाट उतार दोगी। तो फिर मैं घटिया कैसे हुई? जब अपनी मंजिल को पाना हो, तो रास्ता नहीं देखा जाता, बस मंजिल को हासिल कर लिया जाता है। और अब मेरा बेटा भी अपनी मंजिल को हासिल करेगा। वो धुनकी और स्वरांश को अपने रास्ते से हटाकर इस ओबरॉय पैलेस और इस पूरे एम्पायर का मालिक बनेगा। देखना, वो अपने इरादों में कामयाब जरूर होगा। वेदिका ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन वो है कहाँ? पहले इतना तो पता चले। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी भी सच में सोच में पड़ गईं और फिर अपना फोन निकालकर स्वरित को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ स्वरित बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके नीचे ही अन्वी लेटी हुई थी, जिसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने अन्वी के दोनों हाथ बांध रखे थे और साथ ही उसके दोनों पैरों को भी। वो पूरी तरह से अन्वी के ऊपर झुका हुआ था और उसकी गर्दन को अपने होठों से छूने की कोशिश कर रहा था। अन्वी नशे में थी लेकिन फिर भी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे किसी पंछी की तरफ फड़फड़ाते हुए देख स्वरित को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला और धुनकी अंदर आई। अंदर आते ही उसके होश उड़ गए जब उसने स्वरित को अन्वी के साथ इस तरह की जबरदस्ती करते हुए देखा। वो हैरानी से बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? स्वरित के भी होश उड़ गए। उसने तो दरवाजा बंद किया था, तो धुनकी ने उसे कैसे खोला? धुनकी अंदर आए और उसने जोर से स्वरित को धक्का दिया। फिर वो अन्वी के हाथ खोलते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पर अन्वी तुम ऐसी हालत में। और स्वरित जी, आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्वरित गुस्से से कांपते हुए बोला, अब जब तुम यहाँ इतनी जल्दी आ ही गई हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाना तो मैं तुम्हें भी यही चाहता था, लेकिन थोड़े वक्त बाद। पर अब मैं तुम दोनों के साथ वो सब करूंगा, जिसकी हसरत मैंने कब से अपने दिल में पाल रखी है। ये बोलते हुए वो तुरंत धुनकी की तरफ बढ़ा। धुनकी ने अन्वी के हाथों को खोल दिया था और वो उसके पैरों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वरित ने पीछे से धुनकी के बाल कसकर पकड़ लिए और उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। अगले ही पल स्वरित ने इधर उधर नजर दौड़ाए और दरवाजे का रिमोट ढूंढकर उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया। धुनकी और अन्वी बस उसे देखती रह गईं। धुनकी गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था, लेकिन तुम तो न सिर्फ कैरेक्टरलेस निकले, बल्कि रेप करने की कोशिश भी कर रहे हो। अन्वी तुरंत बोली, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था, धुनकी, लेकिन यही वो इंसान है जिसने पहले भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर धुनकी और भी ज्यादा हैरान रह गई। अन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, इस इंसान ने न सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ये इंसान बहुत घटिया, बहुत नीच है, धुनकी। ये एक रेपिस्ट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। अन्वी की बात सुनकर स्वरित शैतानों की तरह हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम दोनों चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नीचे पार्टी चल रही है और किसी को क्या ही पता चलेगा कि तुम दोनों वहां से कहां गायब हुई। जब तक पार्टी खत्म होगी, तब तक मैं तुम दोनों के साथ अपना खेल खेल चुका होऊंगा। वो खेल जिसमें सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि तुम दोनों को मौत मिलेगी। क्योंकि स्वरित ओबरॉय जिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता, उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये बोलते हुए उसका चेहरा सच में किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसकी बात सुनकर धुनकी अब और भी ज्यादा डर गई थी। वो जोर से चिल्लाई, स्वरांश, प्लीज, मुझे बचाओ, स्वरांश। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। स्वरित उसकी चीख सुनकर हंसते हुए बोला, कोई यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम तीनों के अलावा कोई नहीं है।
सब लोग अपनी पार्टी में बिजी हैं और स्वरांश आजकल तो उसे बिजनेस का भूत चढ़ा है, तो वो तो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने में बिजी होगा। उसे भला तुम कहाँ याद आओगी। स्वरित की बात सुनकर धुनकी को और भी ज्यादा डर लगने लगा। वहीं अन्वी अपने पैरों को खोलने की कोशिश कर रही थी। स्वरित अब जल्दी से धुनकी के ऊपर झुका और उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसकी गर्दन को चूमने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अन्वी ने अब अपने पैरों को खोल लिया था। उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। नशे की वजह से उसका बदन उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो तुरंत अपनी जगह से उठी और इधर उधर नजर घुमाने लगी। सामने ही साइड टेबल पर कांच का वास रखा था। उसने तुरंत वो वास उठाया और स्वरित के सिर पर मारने लगी। लेकिन तभी दरवाजा एक बार फिर से खुला। स्वरित, जो धुनकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, अचानक रुक गया। अब वो और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि पहले तो उसने सिर्फ दरवाजा नॉर्मली बंद किया था, जो शायद खुल सकता था, लेकिन अब तो उसने लॉक लगाया था, वो भी प्रोटेक्शन लॉक। तो वो कैसे खुल गया? वही दरवाजे पर खड़े हुए स्वरांश के चेहरे पर इस वक्त न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि डेविल एक्सप्रेशन भी थे। ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।